स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशन फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे सेल के बारे में। सेल थ्योरी को देखेंगे और टाइप्स ऑफ सेल को देखेंगे और उनके बीच में जो डिफरेंस है उसको भी देखने वाले हैं। और कुछ मैं और इंटरेस्टिंग बातें बताऊंगा जो आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो सेल क्या है, देखिए इसको समझने से पहले हम कुछ और चीजें देखते हैं। जैसे घर देखते हैं ना आप, तो घर कैसे बनता है? उसमें सबसे पहले ईंट लगता है। एक ईंट से घर बनकर तैयार नहीं होता है। कई सारे ईंट को जोड़ेंगे तो दीवार बनेगा, दीवार को मिलाएंगे तो रूम बनेगा, कई रूम से एक घर बनेगा। ठीक उसी तरह हमारी जो बॉडी है वो कैसे बनी है, तो उसमें पहले सेल है। कई सारे सेल को मिलाए हैं तो टिश्यू बना है, कई सारे टिश्यू को मिलाए हैं तो ऑर्गन बना है, और सभी ऑर्गन को मिला दिए हैं तो पूरी बॉडी बन करके तैयार हुई है। तो ईंट जो है क्या था, आपका स्ट्रक्चरल यूनिट था, है ना, उस मकान के लिए। ठीक उसी तरह से आपका जो सेल होता है ना, वो भी एक जो आपका स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। और कैसा स्ट्रक्चरल यूनिट? सबसे छोटा ही तो है सेल, और उसको बढ़ाते जा रहे हैं तब तो बॉडी बनी है। तो ये सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट होता है। और एक जो सेल होता है ना, आपका बहुत सारा काम करता है। जैसे हम भोजन करते हैं तो आपका एक सेल डाइजेशन भी करता है, सांस भी लेता है ना। टूट फूट कोई सेल गया तो उसकी मरम्मत में खुद कर लेता है। तो एक सेल बहुत सारे काम को करता है। इसलिए जो आपका सेल है ना, उसको बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है। ठीक है ना। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि बॉडी जो बनती है ना, वो एक सेल से मिलकर नहीं बनती, वो बहुत सारे लाखों करोड़ सेल को मिला करके एक पूरी बॉडी बन के तैयार होती है। और हमारे बॉडी में चूंकि अलग अलग तरह के काम होते हैं, कभी डाइजेशन होता है, कभी रेस्पिरेशन होता है, कभी उत्सर्जन होता है ना। तो अलग अलग जो सेल होते हैं ना, उनका जो शेप होता है, साइज होता है, और उनका फंक्शन भी डिफरेंट डिफरेंट होता है। हमारे शरीर में अलग अलग तरह के सेल होते हैं, इनका शेप, साइज और फंक्शन भी अलग अलग तरह का होता है। अब बात करते हैं सेल थ्योरी क्या है। ये सेल थ्योरी को आपको स्वान और सेल्डे नाम के साइंटिस्ट ने दिया था। इस थ्योरी के अनुसार जितनी भी चीजें हैं, लाइव थिंग्स हैं, वो सभी सेल से मिलकर के बनी हुई है। ठीक है। और सेल जो है आपका बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का, सबसे बेसिक यूनिट है, ये स्ट्रक्चरल यूनिट है ये। तो इसलिए यह बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है लाइफ का। और इस थ्योरी के अनुसार जो नए सेल बनते हैं बॉडी में, वो सेल डिवीजन की वजह से बनते हैं। अब सेल डिवीजन क्या है? जैसे मान लीजिए कि आपका हाथ कट गया है, तो वहाँ के जो सेल होते हैं ना, वो मर जाते हैं। तो वहाँ पर नए सेल आएंगे तभी तो वो घाव भरेगा। तो वहाँ पे आसपास जो सेल होते हैं ना, वो टूट जाते हैं और टूट कर एक नया सेल बना देते हैं। यानी एक सेल है, टूट कर अब दो बन गया, तो ये सेल डिवीजन कहलाता है। तो जो नए सेल बनते हैं वो सेल डिवीजन की वजह से बनते हैं। ठीक है। अब है, ये तो सेल थ्योरी था। और मॉडर्न वर्जन जो सेल थ्योरी है वो क्या कहता है? मॉडर्न वर्जन का क्या मतलब? क्योंकि अब टेक्नोलॉजी बढ़ी है, रिसर्च बढ़ा है, तो ये जो सेल थ्योरी जो मैंने आपको बताया वो तो सही है, लेकिन उसमें कुछ और चीजें जोड़ी गई हैं जो मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थ्योरी कहलाता है। ठीक है ना। इस थ्योरी के अनुसार जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, वो सभी एक्टिविटी इंडिपेंडेंट सेल पर डिपेंड करती है। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया कि पूरी बॉडी है हमारी, इस बॉडी में बहुत तरह के काम हो रहे हैं। श्वसन हो रहा है, डाइजेशन होना है, रेस्पिरेशन हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो इस अलग तरह के काम है, तो अलग अलग तरह के काम को करने के लिए अलग अलग तरह का सेल है। और जितनी भी एक्टिविटी है वो सेल पर डिपेंड करती है, इंडिपेंडेंट सेल पर डिपेंड करती है। अगर पूरी बॉडी में एक सेल अगर मर गया है ना, तो वहां का जो फंक्शन होगा डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इंडिपेंडेंट सेल पर सारा फंक्शन डिपेंड करता है। ठीक है ना। और दूसरी बात है मॉडर्न वर्जन की जो सेल थ्योरी है, उसमें एनर्जी का फ्लो होता है सेल में। ठीक है ना। जैसे हम भोजन करते हैं तो भोजन डायरेक्ट तो हमारे बॉडी में जाता नहीं है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में जाता है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो ऑक्सीजन की हेल्प से वो कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो जाता है भोजन, और वो भोजन सेल में जाता है ना। ये कहता है आपका मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थ्योरी कि एनर्जी का फ्लो होता है सेल में, है ना। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस मॉडर्न वर्जन की सेल थ्योरी का, जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास करता है एक सेल से दूसरे सेल में। जैसे आपके फादर या फिर मदर का डीएनए उनके बच्चों में मिलता है, तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास हुआ तब तो एक सेल से दूसरे सेल में,
तो ये है आपका मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थ्योरी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल। तो हमारे पास दो तरह के सेल होते हैं, एक होता है यूकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है प्रोकैरियोटिक सेल। ये जो यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। इसको अच्छे से समझने के लिए मैं आपको वेबसाइट पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर मैंने आर्टिकल लिखी हुई है, वहां पर मैं आपको अच्छे से इसके बारे में डिफ्रेंशिएट करूंगा। और जितने भी ये टर्म है ना, न्यूक्लियस, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, ये आपको अच्छे से अभी समझ नहीं आएगा क्योंकि मैंने आपको सेल स्ट्रक्चर के बारे में अभी नहीं बताया है। अगली वीडियो में मैं एनिमल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चर के बारे में आपको बताऊंगा, वहां पर इन सभी टर्म के बारे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, फिलहाल आप ध्यान रखिए, जो भी बातें मैं बता रहा हूँ इसको अगले वीडियो का वेट करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं अभी वेबसाइट पे। यहाँ हम अपनी वेबसाइट पर आ चुके हैं। ये बायोलॉजी का आपका पार्ट 4 है। यहाँ पर ये सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं, 1 से 6 तक आप देख रहे हैं ना, सारे टॉपिक हम कवर कर चुके हैं। और जो बातें मैंने आपको बताई ये अभी बात मैं नहीं की है, लास्ट में मैं करूँगा इसके बारे में। डिफिनीशन हो गया है मेरा, सेल थ्योरी भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है ना। टाइप्स ऑफ सेल अब देख रहे थे हम लोग, जिसमें मैंने आपको बताया कि यूकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस होता है, जबकि प्रोकैरियोटिक में किसी भी तरह का न्यूक्लियस आपको प्रेजेंट नहीं होता है। ये होता है आपका जो प्रोकैरियोटिक है उसका शेप कुछ इस तरह से होता है, जबकि यूकैरियोटिक का शेप ऐसा होता है। ये यूकैरियोटिक में आपका एनिमल सेल है उसका स्ट्रक्चर है। तो कुछ पैरामीटर्स है उसके आधार पर हम देखते हैं। पहला पैरामीटर है टाइप्स ऑफ सेल। प्रोकैरियोटिक जो होता है आपका यूनिसेल्युलर होता है, यानी इसमें एक ही सेल प्रेजेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में एक सेल भी हो सकता है और एक से अधिक मल्टी सेलुलर भी ये हो सकता है। ये जो सेल वाल है ना, प्रोकैरियोटिक में कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि यूकैरियोटिक में सिंपल होता है। इस प्रोकैरियोटिक में आपका न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। राइबोसोम आपका प्रोकैरियोटिक में छोटा होता है और स्फेरिकल होता है, जबकि यूकैरियोटिक में लार्ज होता है और लीनियर होता है। डीएनए अरेंजमेंट जो है प्रोकैरियोटिक में आपका सर्कुलर होता है, जबकि यूकैरियोटिक में लीनियर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। लाइसोसोम में आपका प्रोकैरियोटिक एब्सेंट होता है, जबकि यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होता है। और इसमें सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक में बाइनरी फ्यूजन होता है। ये क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा। और जो सेल डिवीजन यूकैरियोटिक में होता है वो माइटोसिस की वजह से होता है, थ्रू माइटोसिस है ना। और रिप्रोडक्शन आपका प्रोकैरियोटिक में एक सेक्सुअल होता है, जबकि यूकैरियोटिक में एक सेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों होता है। एग्जाम्पल की मैं बात करूँ आपके प्रोकैरियोटिक की, तो बैक्टीरिया इसका अच्छा एग्जाम्पल है। और यूकैरियोटिक में आपका प्लांट और एनिमल सेल आता है। और जो मैं डायग्राम था ना, ये एनिमल सेल का था यूकैरियोटिक में, ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल है। अब हम बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था कि लास्ट में बात करेंगे हम, और ये है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या है? सेल है, आपको पता पड़ गया होगा। सेल की स्टडी साइटोलॉजी कहलाती है और इसकी डिस्कवरी करी थी रॉबर्ट हुक ने पहली बार, लेकिन उन्होंने जो किया था ना वो डेड सेल का किया था, मरे हुए सेल को उन्होंने खोजा था। लेकिन जिंदा सेल को जो खोजा था उनका नाम था लीवेनहॉक। ठीक है ना। अब फादर ऑफ साइटोलॉजी की मैं बात करूं तो ए.के. शर्मा, जो कि ये इंडियन है। इंडियन एक बात पूछा जाए कि इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी, तो वे ए.के. शर्मा है। सेल थ्योरी दिया था आपका सैडेन और स्वान नाम के साइंटिस्ट ने। और सबसे लार्जेस्ट सेल ओवरऑल जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनमें सबसे बड़ा जो सेल है ना ऑस्ट्रिच एग है, यानी शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल की मैं बात करूँ तो यह है माइकोप्लाज्मा, जो बैक्टीरिया है। और सबसे लार्जेस्ट सेल की मैं बात करूँ ह्यूमन बॉडी में, वो एग सेल है जो फीमेल में होता है। और स्मॉलेस्ट सेल मैं बात करूँ ह्यूमन बॉडी में, स्पर्म है, ये मेल में होता है। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल की मैं बात करूँ तो न्यूरॉन होता है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लार्जेस्ट में वो बड़ा है, जैसे आपका ताजमहल हो गया, लाल किला है, ये बड़ा है। लेकिन लॉन्गेस्ट आपका कुतुब मीनार है ना, बुर्ज खलीफा, ये लॉन्गेस्ट है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं ये जो टॉपिक था जो था आपका प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बाइनरी और माइटोसिस, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बाइनरी फ्यूजन और आपके माइटोसिस को मैं बड़ी आसानी तरीके से समझाता हूँ, क्योंकि लोग इंजीनियर्स हैं, मेडिकल वाला जिस तरह से इस टॉपिक को पढ़ेंगे हम लोग को उतना नहीं पढ़ना है। तो बाइनरी फ्यूजन क्या होता है ना,
इससे मैं इतना ही समझता हूं कि अगर एक सेल है, जब खुद के जैसा वो दूसरा सेल बना ले, खुद को डिवाइड करके, है ना, एक सेल है खुद को डिवाइड करके दो बना ले और दोनों सेम है, तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी फ्यूजन उसमें हुआ है। जैसे एक फिल्म में आप देखते हो एक हीरो है, उसी के जैसा एक दूसरा भी है, डबल रोल है उसका, तो वो बाइनरी फ्यूजन है ना। लेकिन यूकैरियोटिक में आपका माइटोसिस होता है, इसमें जो सेल डिवीजन होता है ना माइटोसिस की वजह से, वो टूट फूट की मरम्मत करने के लिए होता है। जैसे आपका घाव हो गया यहाँ पर के हाथ में, तो आपके वहां का जो सेल होगा वो मर जाएगा। सेल मर जाएगा तो वहां पर घाव कैसे ठीक होगा? उस घाव को ठीक करने के लिए आसपास का जो सेल है ना, उसी के जैसा खुद के जैसा सेल बनाता है सेल डिवीजन से, तो वहां पर सेल उसी के जैसा बन जाता है ना, टूट फूट की मरम्मत करने के लिए केवल, तो माइटोसिस होता है वहां पे, और ये केवल यूकैरियोटिक में होता है। तो सिंपल से ध्यान रखिए कि बाइनरी फ्यूजन में खुद के जैसा दूसरा सेल बन के तैयार हो जाता है, जबकि माइटोसिस में यह केवल टूट फूट की मरम्मत करने के लिए होता है। ओके, तो आई थिंक ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई होगी। ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है आपको, हम लोग इंजीनियर्स हैं, मेडिकल के स्टूडेंट नहीं है, इतनी चीजें आपको डिटेल में जानी भी नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।